वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर गाइस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप लोग जिस दिन वीडियो अपलोड होता है ठीक उसी दिन वीडियो को देखते जाइए, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हमारा जो सिलेबस है वो कवर होता जाए फॉर एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई, ताकि हम बाकी आगे जो कोर्सेज हैं वो हम स्टार्ट कर पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप मुझे ये बताइए कि टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्या पता करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर को टेस्ट करके। वाई डू वी नीड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जब हम ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स पता चलते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर टेस्टिंग वी कैन फाइंड फॉलोइंग पैरामीटर्स। जैसे पहला हम क्या पता करते हैं, कॉपर लॉस, जिसे ओहमिक लॉस भी बोला जाता है, जिसे आई स्क्वायर आर लॉस भी बोला जाता है। दूसरा हमें क्या पता चलता है, दूसरा हमें पता चलता है कोर लॉस, जिसे आयरन लॉस भी बोलते हैं, जिसे कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, और कॉपर लॉस ओमिक लॉस को क्या और क्या बोला जा सकता है, वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। तो या तो हम कॉपर लॉस पता कर सकते हैं, कोर लॉस पता कर सकते हैं। तीसरा हम क्या पता कर सकते हैं, आर नॉट वन या आर नॉट टू, या शंट ब्रांच के कंपोनेंट्स आर नॉट एंड एक्स नॉट हम पता कर सकते हैं। इक्विवेलेंट जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको बनवाया था वो चेक करिए, इसे क्या बोला जाता है, शंट ब्रांच कंपोनेंट। चौथा हम पता कर सकते हैं सीरीज ब्रांच कंपोनेंट, दैट इज आर नॉट वन, एक्स नॉट वन एंड आर नॉट टू, एक्स नॉट टू। इसे क्या बोला जाता है, सीरीज ब्रांच कंपोनेंट। सीरीज ब्रांच कंपोनेंट। तो इन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए दो टेस्ट बताए गए हैं ट्रांसफार्मर में। जो पहला टेस्ट है वो है ओपन सर्किट टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट है वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो एक एक करके दोनों टेस्ट को डिटेल में देखते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, एनालिसिस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। एनालिसिस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा, आप मुझे ये सबसे पहले बताइए कि ओपन सर्किट टेस्ट किस वाइंडिंग में परफॉर्म करना चाहिए, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड। तो एक पॉइंट लिखिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन, बताइए, ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। साइड by keeping high voltage side open। करेक्ट। अब एक चीज मुझे बताइए, जो हम ओपन सर्किट टेस्ट से क्या निकालते हैं, कौन सा ऐसा लॉस है जो ओपन सर्किट टेस्ट से पता किया जाता है। ये हमें पता किया, इस टेस्ट से हम पता करते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस। तो कोर लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया है, V1 IW, यानी कि वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। तो देखिए, हम क्यों इस टेस्ट को लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं।
क्योंकि लो वोल्टेज साइड हमेशा रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट is always performed on rated voltage and rated frequency। तो कोई भी हमें ट्रांसफॉर्मर दिया गया है, एक वाइंडिंग है लो वोल्टेज वाइंडिंग, एक वोल्टेज है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो रेटेड वोल्टेज किस वाइंडिंग का ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो रेटेड वोल्टेज है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग का ज्यादा होगा। मतलब अगर हम अपना टेस्ट लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, मान लेते हैं लो वोल्टेज साइड का जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 220 वोल्ट और हाई वोल्टेज साइड का जो रेटिंग है वो है 600 वोल्ट। तो लो वोल्टेज के लिए रेटेड वोल्टेज कितना हो गया? 220 वोल्ट। हाई वोल्टेज के लिए जो रेटेड वोल्टेज है वो कितना हो गया? 600 वोल्ट। मतलब अगर हम अपना टेस्ट हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं तो हमें रेटेड वोल्टेज की जरूरत है, तो हाई वोल्टेज साइड रेटेड वोल्टेज कितना है? 600। मतलब हाई वोल्टेज साइड अगर हम अपना ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 600 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। बट वहीं अगर हम अपना टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लो वोल्टेज साइड चुनते हैं तो हमें कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 220 वोल्ट, क्योंकि लो वोल्टेज साइड का जो रेटेड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। करेक्ट, ये समझ में आ गया। इसीलिए हमेशा जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसे लो वोल्टेज साइड परफॉर्म किया जाता है। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आपका जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे क्या है, 220 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है तो आप आराम से अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे 600 वोल्ट की जरूरत है तो अरेंज करने में मुश्किल आएगी, इसीलिए 220 वोल्ट हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा लो वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अब मुझे बताइए, हम रेटेड वोल्टेज पे ही क्यों परफॉर्म करते हैं अपना ओपन सर्किट टेस्ट? रेटेड वोल्टेज से कम पे क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? रेटेड वोल्टेज से ज्यादा तो हम जा ही नहीं सकते, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि अगर रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हम जाते हैं तो इंसुलेशन फेलियर का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा किसे अफेक्ट करता है? इंसुलेशन को। तो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हम नहीं बढ़ा सकते किसी भी हालत में, नहीं तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा? डैमेज हो सकता है। तो रेटेड वोल्टेज पे ही क्यों परफॉर्म किया जाता है, रेटेड वोल्टेज से कम पे क्यों नहीं परफॉर्म किया जाता? तो हम जानते हैं कोर लॉस क्या होता है, ये मैंने आपको करवाया है फॉर्मूला। कोर लॉस होता है प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। तो अगर हम रेटेड वोल्टेज से कम पे अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें कोर लॉस कितना मिलेगा? कम मिलेगा। मतलब जितना मिलना चाहिए उससे कम कोर लॉस मिल रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है कि एक्चुअल जब हम ट्रांसफॉर्मर को यूज करेंगे तब हमें कुछ और कोर लॉस मिलेगा और हम अपनी टेस्टिंग में कुछ और कोर लॉस पा रहे हैं। कोर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज होता है। इसीलिए हम रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम कोर लॉस मिल सके कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये मैक्सिमम कितना कोर लॉस प्रोड्यूस कर सकता है। राइट, इसीलिए हमेशा रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए और लो वोल्टेज साइड। तो चलिए मैं सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा फॉर ओपन सर्किट टेस्ट। ये हमने बना दिया कोर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ओपन सर्किट टेस्ट है तो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को रख दिया है ओपन सर्किटेड। अब एक चीज मुझे बताइए, कौन सी वाइंडिंग को हम ओपन सर्किट रखें, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज? तो हाई वोल्टेज को ओपन रखना है। हम अपना टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं?
लो वोल्टेज साइड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लो वोल्टेज साइड मतलब हमने एमीटर, वॉट मीटर और वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाया हुआ है? लो वोल्टेज साइड। तो ये एमीटर हमने सॉरी वॉट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ये है वॉट मीटर, ये है एमीटर, ये है वोल्ट मीटर। राइट। अब देखिएगा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने का हमारा जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? टू फाइंड कोर लॉस। राइट, ये याद रखिएगा। अब एक चीज मुझे बताइए, पहला एडवांटेज तो हमने देख लिया कि अगर हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं अपने ओपन सर्किट टेस्ट को, तो हमें लो वोल्टेज का जो सप्लाई है वो अरेंज करना पड़ेगा, जो हम आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा एडवांटेज सुनिए कि अगर हम अपना टेस्ट लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब वॉट मीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर को लो वोल्टेज साइड लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कम रेटिंग का वॉट मीटर, कम रेटिंग का एम मीटर और कम रेटिंग का वोल्ट मीटर हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस होगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं। हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या काम करेगा? रेटेड वोल्टेज मेजर करेगा। मान लेते हैं लो वोल्टेज साइड हमारी 220 वोल्ट की है, तो ये वोल्ट मीटर से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी सप्लाई हम दे रहे हैं वो 220 वोल्ट की है। राइट। अब वॉट मीटर हमें क्या बताएगा? कोर लॉस कितना हो रहा है इस टेस्ट या इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इस टेस्ट के दौरान। एम मीटर हमें बताएगा इस रेटेड वोल्टेज को परफॉर्म करने मतलब इस रेटेड वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, वो कौन बताएगा? हमारा एम मीटर। एम मीटर क्या मेजर करेगा? और एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि एम मीटर क्या मेजर करेगा? तो देखिए, ये कौन सा एक तरह का टेस्ट है? नो लोड टेस्ट। यानी कि हम इस ट्रांसफॉर्मर को नो लोड पे ऑपरेट करा रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी ओपन है। तो एमीटर एक तरह से क्या मेजर करेगा? नो लोड करंट। करेक्ट। चलिए हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बना के मैं बताता हूं आपको। प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस और सेकेंडरी साइड क्या है हमारा? ओपन सर्किटेड। याद करिए, सेकेंडरी साइड है हमारा ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किटेड है, इसका मतलब यहां से करंट नहीं जाएगी। हमने क्या किया है? सारे सेकेंडरी कंपोनेंट्स को प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर दिया है। तो प्राइमरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तो चेंज नहीं होंगे। प्राइमरी का रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड प्राइमरी का रिएक्टेंस है X1, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है R2, रिएक्टेंस है X2। अब ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 और सेकेंडरी रेजिस्टेंस X2 अब सेकेंडरी साइड नहीं है, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है प्राइमरी साइड। तो R2 चेंज हो जाएगा R2 डैश में और X2 चेंज हो जाएगा X2 डैश में। यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं हम? नो लोड ब्रांच। तो नो लोड ब्रांच को हम बना देते हैं। नो लोड ब्रांच को शंट ब्रांच भी बोला जाता है, अभी हम प्रूव करेंगे इसको। ये है R0, ये है X0। नो लोड ब्रांच है मतलब करंट जाएगी नो लोड, दैट इज I0। दो पार्ट में डिवाइड होगी, IW फ्लो हो जाएगी R0 से और X0 से फ्लो होगा I म्यू। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया फॉर नो लोड टेस्ट, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट। सप्लाई वोल्टेज है V1।
तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि ये जो हमारी शंट ब्रांच है ए और मान लेते हैं बी टर्मिनल पे कनेक्टेड है शंट ब्रांच। इस शंट ब्रांच को हम यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं ए और बी टर्मिनल से और कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई की साइड, राइट। चलिए तो देखते हैं नया इक्विवेलेंट सर्किट। यहां पे हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रूफ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब R1 X1 R2 डैश X2 डैश, अब हमने अपना शंट ब्रांच कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे उठा के। ये हाइपोथेटिकल है, हम एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। अब ये A है, ये है B, ये है R1 X1 R2 डैश X2 डैश R0 X0, ये है सप्लाई वोल्टेज V1। तो अब देखिए बाकी सब सारा का सारा सर्किट उसी तरह से है, हमने बस चेंजेस क्या किए हैं, हमने क्या किया कि इस शंट ब्रांच को उठा के सप्लाई साइड कनेक्ट कर दिया, तो जिससे R1 R2 डैश क्या हो गया, सीरीज में आ गए, X1 और X2 डैश क्या आ गए, सीरीज में। तो R1 प्लस R2 डैश यानी कि R1 और R2 डैश क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब याद करिए ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक प्रीवियस क्लास का, इससे पहले वाली क्लास में R1 प्लस R2 डैश क्या हो जाएगा, R01। सिमिलरली X1 प्लस X2 डैश क्या हो जाएगा, X01। ये हो जाएगा X01। तो हम इसको इरेज करके R01 और X01 लिख सकते हैं। अब एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस है हमारे पास, ये है R01, ये है X01। अब ये जो टेस्ट है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं नो लोड पे, यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो भी करंट ड्रॉ करेगा वो कौन सी करंट होगी, नो लोड करंट। तो यहां से हमारी नो लोड करंट आई, यहाँ पे सेकेंडरी हमारा ओपन है, मतलब यहां से करंट जाएगी जीरो, मतलब ये पूरी की पूरी आई नॉट करंट इस शंट ब्रांच से होके जाएगी, मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। मतलब हम इस सीरीज ब्रांच को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बन जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई नॉट, पूरा का पूरा करंट आई नॉट में, आर नॉट एक्स नॉट, आई नॉट दो पार्ट में डिवाइडेड है, आई डब्ल्यू और आई म्यू। यानी कि अब यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, सीरीज ब्रांच का बना हुआ, शंट ब्रांच का बना हुआ, बोथ सीरीज और शंट ब्रांच, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या बताओगे कि जब भी हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओनली शंट ब्रांच से, करेक्ट। और यहाँ पे जो वॉट मीटर है वो क्या मेजर करेगा, वॉट मीटर मेजर करेगा हमारा आयरन लॉस या कोर लॉस। तो अब एक चीज मुझे बताइए, आयरन लॉस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, आयरन लॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था V1 सप्लाई वोल्टेज था, आई नॉट नो लोड करंट, इससे पहले वाली क्लास याद करिए, कॉस फाई नॉट यानी कि पावर फैक्टर एट नो लोड। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें आयरन लॉस तो पता चल गया कहां से, वॉट मीटर से। अब वोल्टेज तो कितना सप्लाई किया है ये वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा, आई नॉट यानी कि नो लोड करंट कहां से पता चल जाएगी, जो एम मीटर हमने लगाया था। तो यहां से हम नो लोड पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे,
कॉस फाई नॉट क्या हो जाएगा, आयरन लॉस डिवाइडेड बाई सप्लाई वोल्टेज इनटू आई नॉट। तो यहां से हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट का। आई म्यू का फॉर्मूला क्या था, आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई डब्ल्यू क्या था, आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो अगर कॉस फाई नॉट पता है तो साइन फाई नॉट और कॉस फाई नॉट दोनों पता होगा, जहां से हम आई डब्ल्यू और आई म्यू दोनों पता कर सकते हैं। ये हमने पता कर लिया। तो क्या हम आर नॉट और एक्स नॉट पता कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आर नॉट क्या होता है, वी वन डिवाइडेड बाई आई डब्ल्यू, और एक्स नॉट क्या होता है, वी वन डिवाइडेड बाई आई म्यू। तो यहाँ से नो लोड कंपोनेंट भी हमने, या शंट ब्रांच के कंपोनेंट भी हमने पता कर लिया। स्टार्टिंग का याद करिए, मैंने क्या बताया था कि जो टेस्टिंग है या जो ओपन सर्किट टेस्ट है, वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आर नॉट एक्स नॉट को पता करना, यानी कि शंट ब्रांच के कंपोनेंट को पता करना। तो यहाँ पे देखिए हमने शंट ब्रांच के कंपोनेंट को पता कर लिया, आर नॉट और एक्स नॉट। तो चलिए एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए हम जानते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V बाई एफ के। वोल्टेज तो कांस्टेंट हमने रखा है, वोल्टेज कांस्टेंट है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हमने डिक्रीज कर दिया, मैंने क्या बताया था कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो हमेशा रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो वोल्टेज को तो हमने रेटेड रखा, बट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की वजह से फ्लक्स हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि फ्लक्स की डिमांड बढ़ गई। और फ्लक्स की डिमांड बढ़ गई तो फ्लक्स को जनरेट करने का काम कौन करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू। अगर फ्लक्स की डिमांड बढ़ गई तो मैग्नेटाइजिंग करंट का डिमांड भी बढ़ जाएगा। करेक्ट। अब देखिए एक ट्राइंगल में बनाता हूं। ये वाला जो बेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होता हुआ दिखाया था हमने। आई म्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं परपेंडिकुलर को, क्योंकि ये रिएक्टेंस के क्रॉस फ्लो हो रहा था, और इसका रिजल्टेंट यानी कि हाइपोटेनस क्या बन गया, नो लोड करंट। और ये हो गया पावर फैक्टर एट नो लोड। तो यहां से अगर हम tan फाई निकालें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आई म्यू अपॉन आई डब्ल्यू। So phi is equal to tan inverse I mu upon IW। यहाँ पे देखिए फ्लक्स बढ़ गया फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की वजह से। तो फ्लक्स को सप्लाई देने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लक्स को सप्लाई देने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया। पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से भी हमने प्रूव कर दिया कि पावर फैक्टर यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब एक चीज बताइए, फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीज किया है, फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीज किया है, और हम जानते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की पावर -0.6। जब हम लॉसेस पढ़ेंगे तो ये हम प्रूव करेंगे, राइट। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर -0.6, और एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, तो एफ टू द पावर -0.6 अगर डिक्रीज हुआ तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एडी करंट लॉस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं आयरन लॉस क्या होता है, सॉरी, यस, आयरन लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस तो हमारी कांस्टेंट है इस कंडीशन पे। हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ गया, यानी कि आयरन लॉस हमारा बढ़ गया। आयरन लॉस क्या होता है, पी आई क्या होता है, V1 IW। अब आयरन लॉस हमारा बढ़ गया
P1 कांस्टेंट है क्योंकि रेटेड वोल्टेज हमने सप्लाई किया है इन द केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। तो IW की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि जो नो लोड करंट है, फेजर कल का याद करिए, आई नॉट क्या होता है, IW स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। तो अगर IW बढ़ा तो नो लोड करंट बढ़ गया, अगर नो लोड करंट बढ़ा तो नो लोड कॉपर लॉस क्या होता है, आई नॉट स्क्वायर आर। अगर आई नॉट इंक्रीज हुआ तो नो लोड कॉपर लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, नो लोड कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट कर रहे थे क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान जो नो लोड टेस्ट जो नो लोड करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। मैंने बताया था नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है, 5% ओनली ऑफ फुल लोड करंट, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे। बट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की वजह से नो लोड करंट आई नॉट बढ़ गया, जिसकी वजह से नो लोड कॉपर लॉस बढ़ गया। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने के। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, पहला टू फाइंड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को बोला जाता है आई स्क्वायर आर लॉस या वेरिएबल लॉस या ओमिक लॉस। दूसरा कॉपर लॉस पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर, टू फाइंड सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। सीरीज ब्रांच पैरामीटर कौन कौन से होते हैं हमारे, R01 एंड X01, या आप इसे R02 और X02 भी लिख सकते हो अगर आपने अपने पैरामीटर्स को प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफर किया हो। यहाँ पे हमने सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफर किया है। ओपन सर्किट टेस्ट में मैंने बताया था कि ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करना चाहिए, और उसका रीजन भी मैंने बताया था वहां पे। बट शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस साइड परफॉर्म करना चाहिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन, बताइए, हाई वोल्टेज साइड, राइट। हाई वोल्टेज साइड हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड करंट पे परफॉर्म होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट always performed on rated current। और आप मुझे बताइए कि जो रेटेड करंट है वो किस साइड ज्यादा होगी या कम होगी, हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड हमेशा रेटेड करंट कम होती है और लो वोल्टेज साइड हमेशा करंट ज्यादा होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर मशीन, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड दोनों साइड पावर सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अगर पावर कांस्टेंट है तो V इंटू आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर हम हाई वोल्टेज साइड पिक करते हैं तो हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज ज्यादा होगा और V और I का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसीलिए हम हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड जो रेटेड करंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमें लो रेटिंग का एमीटर यूज करना होता है और लो रेटिंग का वोल्ट मीटर भी यूज करना पड़ता है, करेक्ट।
क्योंकि हम ये रेड्यूस्ड वोल्टेज पे जो अपना टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। तो चलिए सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूं मैं। ये कोर है, स्क्वायर कोर नहीं होता, रेक्टेंगुलर कोर होता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने जगह नहीं थी इसलिए। ये एम मीटर, ये वॉट मीटर, ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, और यहाँ पे हमने लगा दिया सप्लाई वोल्टेज, जो कि है वेरिएबल। यानी कि हम इस वोल्टेज को तब तक वेरी करेंगे जब तक ये एमीटर रेटेड करंट रीड करना ना स्टार्ट कर दे। जैसे ही इस एमीटर में रेटेड करंट शो करेगा हम वो उस वोल्टेज पे रुक जाएंगे, और वो वोल्टेज हमें बता देगा ये वोल्ट मीटर, और ये वॉट मीटर है जो कि हमें बताएगा क्या, कॉपर लॉस। ये वाइंडिंग है। सेकेंडरी साइड क्या करना पड़ेगा, अब शॉर्ट कर देना पड़ेगा। सेकेंडरी साइड को हमें अब शॉर्ट कर देना है। अब ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, और लो वोल्टेज साइड को हमने क्या क्या किया है, शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। अब एक चीज बताइए, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड हमने कैसे बनाया था, याद करिए। R1 X1 R2 X2, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये X1 रेजिस्टेंस है, यानी कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, सॉरी ये R2 कर लीजिएगा इसे, और ये है X2। अब R2 डैश और X2 डैश से हम इसे शो कर रहे हैं क्योंकि ये किस साइड ट्रांसफर है, प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड हमेशा शॉर्टेड है यहाँ पे, तो इसको शॉर्ट कर दिया। नो लोड ब्रांच बनाए या नहीं बनाए बताइए। नो लोड ब्रांच को हम क्या कर देंगे, ओपन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो नो लोड ब्रांच है वो हमेशा 5% के अप्रॉक्स करंट मेजर करती है फुल लोड करंट के। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उस नो लोड करंट की वैल्यू बहुत कम है, मतलब आई नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं। तो उस सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, ओपन। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, हम जो वोल्टेज हमने सप्लाई दिया था, यानी कि जिस वोल्टेज पे वोल्टेज हमने वेरी किया था ताकि इस एमीटर से रेटेड करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो उस वोल्टेज पे, जिस वोल्टेज पे रेटेड करंट फ्लो होना शुरू हुई थी, उसे हम मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और करंट अब फ्लो होगी यहाँ पे क्योंकि शॉर्टेड है, तो इस करंट को हम बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो शंट ब्रांच को जैसे ही हमने नेग्लेक्ट किया, R1 R2 डैश क्या आ गया सीरीज में, X1 X2 डैश आ गया सीरीज में। तो R1 यानी कि रेजिस्टेंसेस का जो सम है वो क्या हो गया, R01, रिएक्टेंसेस का जो सम है वो आ गया X01, करंट फ्लो हो रही है शॉर्ट सर्किट करंट, सप्लाई वोल्टेज है VSC। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान जो सर्किट रिप्रेजेंट किया जाता है वो शंट ब्रांच का सर्किट होता है या सीरीज ब्रांच का सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट को हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं विथ सीरीज सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट में किससे रिप्लेस किया था हमने, शंट ब्रांच से।
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरीज ब्रांच। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कौन मेजर करके हमें बताएगा, तो ये बताएगा वोल्ट मीटर। शॉर्ट सर्किट करंट कौन बताएगा, शॉर्ट सर्किट करंट हमें बताएगा, यानी कि ये क्या है, रेटेड करंट है, कौन बताएगा, एम मीटर। और वॉट मीटर क्या बताएगा, हमारा वेरिएबल लॉस। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल लॉस होते हैं, जैसे कॉपर लॉस तो हो ही रहा है, स्ट्रे लॉस भी होता है और स्मॉल आयरन लॉस भी होता है। तो स्ट्रे लॉस और स्मॉल आयरन लॉस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्ट्रे लॉस तो वैसे ही बहुत कम होता है। आयरन लॉस क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि V1I W। अब यहाँ पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है V1, वो रेड्यूस्ड वोल्टेज है। तो ये रेड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से हम PI को क्या कर देते हैं, यानी कि आयरन लॉस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो अब जो वॉट मीटर पूरी की पूरी रीडिंग देगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, कॉपर लॉस की। तो वॉट मीटर की जो रीडिंग है वो है कॉपर लॉस के बराबर। और इस पर्टिकुलर सर्किट को आप देख के बता सकते हो कि कॉपर लॉस की का फॉर्मूला क्या होगा, ISC² R01। ये हो जाएगा हमारा आयरन लॉस का, सॉरी, कॉपर लॉस का फॉर्मूला। अब यहां से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कॉपर शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, हम Z01 कैलकुलेट कर सकते हैं। Z01 क्या हो जाएगा, VSC अपॉन ISC। Z01 हमें पता चल गया, R01 हम यहां से पता कर सकते हैं। R01 क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस डिवाइडेड बाई ISC का स्क्वायर। कॉपर लॉस हमें वॉट मीटर से मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू एम मीटर से मिल जाएगी, जहां से हम रेजिस्टेंस R01 निकाल सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट वोल्टेज वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट एम मीटर से पता चल जाएगी, जहां से हम Z01 निकाल सकते हैं। अब R01 और Z01 पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, X01। X01 हमें कितना मिल गया, Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो हमारा एम क्या था, R01 और X01 को कैलकुलेट करना, क्योंकि ये क्या है, सीरीज पैरामीटर। याद करिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, कॉपर लॉस को कैलकुलेट करना, सीरीज पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना, दैट इज R01 और X01। तो कॉपर लॉस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सीरीज पैरामीटर R01 और X01 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। चलिए अब एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है फिर से हमने क्या कर दिया, रेटेड फ्रीक्वेंसी से कम। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब मुझे बताइए। X01 हमारा पैरामीटर है, सीरीज पैरामीटर। X01 क्या हो जाएगा, ओमेगा L01। ओमेगा क्या होता है, 2πf L01। फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज किया तो X01 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। R01 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, सो कांस्टेंट। तो यहां से हम Z01 का इफेक्ट निकाल सकते हैं। Z01 क्या होता है, R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। X01 डिक्रीज हुआ, R01 कांस्टेंट है, तो ओवरऑल इंपीडेंस Z01 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करंट, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VSC अपॉन Z01। Z01 हमारा डिक्रीज हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट करंट हमारी इंक्रीज हो गई। अगर शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज हो गई तो कॉपर लॉस क्या होता है, ISC² R01। यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज हुआ, कॉपर लॉस हमारा
इंक्रीज हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या होता है? आर बाई जेड, यानी कि आर नॉट वन डिवाइडेड बाई जेड नॉट वन। जेड नॉट वन हमारा डिक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम फ्रीक्वेंसी को रेटेड फ्रीक्वेंसी से कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कॉपर लॉस भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब पावर फैक्टर की वैल्यू आर नॉट वन बाई जेड नॉट वन कैसे आई वो देख लीजिए। इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाइए, ये बेस रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर रिएक्टेंस और हाइपोटेनस जेड, ये है पावर फैक्टर। तो कॉस फाइव बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आर, हाइपोटेनस है जेड, तो यहां से हमने निकाला पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जो नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा ट्रांसफॉर्मर का, उसमें हम कंप्लीट करेंगे अपने सारे लॉसेस, और लॉसेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।